पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे सेना में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेट्स में, सब राजनीति में, सब जगह आपको जाट संस्थाओं के स्टूडेंट मिलेंगे। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाते थे, फिर स्कूल के लिए तैयार होकर उसको जाते थे। इतनी मेहनत कराते थे। कोई पंचायत हुई थी बरोना गांव में, तो इस एरिया में स्कूल नहीं थे, शिक्षा का बड़ा अभाव था। देश उस टाइम गुलाम था। पहले जाट प्राइमरी स्कूल अलग था, जाट हाई स्कूल अलग था और जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग था। हरियाणा बोर्ड में फीस 200-300 रुपये आती है। कोई भी टीचर 25-30 हज़ार से कम नहीं मिलता है। मैंने सुना है कि जब ये संस्था बन रही थी तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे फौजी भाई इस एरिया के थे, तो वो जो पत्थर हैं वो एक स्टोर में रखे हुए हैं, उन पर कोई रख रखाव नहीं है, वो खराब हो रहे हैं। ये कहा गया कि एक वॉल ऑफ फेम करके एक दीवार बनाई जाएगी, उसमें चिणवाए जाएंगे ताकि सबको याद रखी जा सके। तो जब जाट कॉलेज के आगे से हम छिकारा साहब गुजरते हैं तो 4 स्टैचू लगे हुए हैं। ये कौन लोग हैं और इनका क्या योगदान है? जो इन संस्थाओं के लिए रात दिन मेहनत करके संस्थाएं शुरू कराई गई, वो छोटूराम लाहौर से हमने रिकॉर्ड मंगवाया, यहाँ देखा सोसाइटीज़ के ऑफिस में। चौधरी छोटूराम पहले सेक्रेटरी थे। मैंने अपने सामने देखा है, मेरे पिताजी रात को 8 बजे किसी भी अलग से सैलरी नहीं लेते थे। वो बच्चों के लिए रात को 8 बजे लाइब्रेरी खोलते थे। पूरी संस्थाओं में आज भी जाके पूछो आप। मैंने अपने एलुमनाई से रिक्वेस्ट करके अकाउंट में पैसे डलवाए, जाट स्कूल के टीचरों की कमेटी बनाई। तो 47,000 का फ़र्क होगा, तो वो नेकीराम में जाएगा या जाट कॉलेज? हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, सैलरी उन्हीं फीस में से देनी है और उन्होंने गवर्नमेंट से देनी है। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे विशेष मेहमान हैं सतबीर सिंह छिकारा जी। छिकारा साहब रोहतक के जाट शिक्षण संस्थाओं से पुराने समय से जुड़े हुए हैं और आज हम बातचीत करेंगे जो रोहतक का जाट शिक्षण संस्थान है उसके इतिहास के बारे में। बहुत गौरवशाली रहा है, अभी जो प्रेजेंट क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में, और जो महान हस्तियाँ इस शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में। छिकारा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉक्स हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। छिकारा साहब, रोहतक का नाम और फिर जाट कॉलेज का नाम जो है ना बहुत पॉपुलर। हम जब दिल्ली जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, वो कहाँ का है? हरियाणा का। अच्छा, फिर रोहतक हरियाणा में कहाँ का? रोहतक का। कित पढ़ रहा है? जाट कॉलेज में, मतलब टॉप क्लास नाम है। हाँ। ये नाम कैसे बना? जाट संस्थाओं का इतिहास रहा है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे सेना में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेट्स में, सब राजनीति में, सब जगह आपको जाट संस्थाओं के स्टूडेंट मिलेंगे। जाट संस्थाओं का पूरे हरियाणा का, पूरे देश में बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के स्तर बढ़ाने में। रात दिन मेहनत करके जो उस टाइम के शिक्षक थे, उन्होंने इस देश में जाट संस्थाओं का नाम किया है। छिकारा साहब, इसका मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं रोहतक के जाट कॉलेज के, जाट स्कूल के पढ़े हुए, इसका मतलब इसकी नींव बहुत मजबूत रही होगी। तो नींव के बारे में बताओ। बहुत मजबूत रही है नींव। 1912 में जब जाट स्कूल यहाँ स्टार्ट किया था, तो जाट स्कूल का नाम था, जो वहाँ के जब शिक्षक थे ना यहाँ के, वो रात को 10-11 बजे तक बच्चों को पढ़ाते थे और सुबह 4 बजे हॉस्टल थे यहाँ अंदर, सुबह 4 बजे उन बच्चों को उठा देते थे। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाते थे, फिर स्कूल के लिए तैयार होकर उसको जाते थे। इतनी मेहनत कराते थे कि पूरे हरियाणा में एक जाट स्कूल का नाम था। सिर्फ हरियाणा में? हमने सुना है लाहौर में तो था ही था उस टाइम जब जाट स्कूल शुरू किया। उससे पहले चोई छोटूराम, चोई बलदेव सिंह वहाँ लाहौर से पढ़ के आए थे। ये चोई बलदेव सिंह को यहाँ पहला हेडमास्टर बनाया गया। उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है कि भाई आप जाट स्कूल में यहाँ अपने इस तरफ के जो बच्चे हैं हमारे, उनको शिक्षित करने का एक वो बनाओ प्लान कोई। तो 1912 का मतलब है आज से 110-12 साल पहले। बिल्कुल। सोचो क्या स्थिति रही होगी। हमारे जो बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने कितना बड़ा विजन रहा होगा। एकदम से ये कैसे उनके दिमाग में आया? क्या हुआ? कुछ तो कहानी होगी। कोई पंचायत हुई थी बरोना गांव में, तो इस एरिया में स्कूल नहीं थे, शिक्षा का बड़ा अभाव था। देश उस टाइम गुलाम था, अंग्रेजों का राज था।
तो कुछ ही लोग जागरूक थे जो इस तरफ ध्यान दें, तो वहाँ पंचायत हुई, तो उसमें फैसला लिया गया कि भाई बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकारी स्कूल भी नहीं थे, दूसरे स्कूल भी आसपास नहीं थे, तो 100 किलोमीटर जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजते थे। बहुत ही लोग साधन संपन्न थे, कोई खर्च कर पाए, महीना का खर्च पूरा करना मुश्किल था, खेती पर डिपेंड था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई व्यापार नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी उस टाइम। तो वहाँ फैसला हुआ, तो बोहर गांव ने जमीन देने की इच्छा जाहिर की। अब भाई बरोणा जो सोनीपत में, हाँ सोनीपत में जो पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई थी, उसमें जाट स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। अच्छा, नाम जाट क्यों रखा? क्या जो जमीन दी हुई है, जमीन जो बोहर गांव के जाटों ने जमीन दी थी। कितने एकड़ जमीन है ये 100 एकड़ जमीन है। यानी कि जहाँ जाट कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 10 इंस्टीट्यूशन है हमारे। अच्छा, नाम बताएंगे? हमारा सबसे पहले यहाँ जाट स्कूल स्टार्ट किया गया था, उसके बाद जाट कॉलेज स्टार्ट किया, फिर CR पॉलिटेक्निक, फिर CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फिर MKJK कॉलेज, फिर CR इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, फिर मातुराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये 10 इंस्टीट्यूट आज भी एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले हमारे 4 तो स्कूल होते थे। अच्छा, जाट स्कूल के 3 भाग थे। हाँ। पहले जाट प्राइमरी स्कूल अलग था, हाँ। जाट हाई स्कूल अलग था, और जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग था, और फिर एक CBSE का स्कूल खोला गया। ये अकबर डिमांड आई कि बहुत सारे बच्चे हरियाणा बोर्ड की बजाय CBSE में पढ़ने का इच्छुक हैं, तो हमारे फिर CBSE के लिए CRM पब्लिक स्कूल खोला गया। जो आज हमारे 4 स्कूल थे, इन 3 स्कूलों का तो एक स्कूल कर दिया गया, प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक, जो आज लगभग 140-50 के आसपास बच्चे रह गए, जहां 3000 से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी हरियाणा बोर्ड के स्कूल में। लेकिन आज हालात इतने ख़राब हो गए हैं, पता नहीं कारण क्या है, समय का कारण है, बच्चे CBSE में पढ़ना चाहते हैं, या हमारे यहाँ जो जाट हाई स्कूल का जो स्टाफ होता था, गवर्नमेंट का स्टाफ होता था, वो गवर्नमेंट ने हमारा स्टाफ टेक ओवर कर लिया। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई बहुत सारी, सैलरी देने के लिए संस्थाओं के पास पैसे नहीं हैं। हरियाणा बोर्ड में फ़ीस 200-300 रुपये आती है, कोई भी टीचर 25-30 हज़ार से कम नहीं मिलता है। जब गवर्नमेंट एडिड हमारा जाट स्कूल था, तो 75% ग्रांट गवर्नमेंट से आती थी स्कूल के लिए, 25% मैनेजमेंट को देने पड़ते, 25% के लिए भी 1.5 साल लग जाता था, नहीं दे पा रहे थे। जो प्रेजेंट क्राइसिस है छिकारा साहब, उस पर हम आएंगे। जब हम जाट कॉलेज के सामने से गुजरते हैं तो लिखा हुआ है ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज, ये लिखा हुआ है। तो ऑल इंडिया जाट तो समझ में आ गया, हीरोज कैसे इसके नाम के आगे लिखा हुआ है? कोई कहानी है इसके पीछे भी? हीरोज क्या है कि हमारे फौज में जो है बहुत बड़ी बड़ी ब्रिगेडियर जनरल तक की पदों पे हमारे यहाँ के रहे हैं। तो हीरोज तो हमारे बच्चे हो ही गए, जो देश की रक्षा में बढ़ चढ़ के भाग लिया हमारे जाट कॉलेज के बच्चों ने, जाट स्कूल के बच्चों ने। मैंने सुना है कि जब ये संस्था बन रही थी तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे फौजी भाई इस एरिया के थे, उन्होंने भी अपनी सैलरी में से कुछ आने बचा करके कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल, जब ये जाट स्कूल बन रहा था, जाट स्कूल बनने के टाइम पे जो हमारे फौजी थे उनकी उस टाइम 10-12 रुपये तनख्वाह होती थी, उसमें से भी 1.5, 2 रुपये यहाँ चंदा दे के जाते थे स्कूल के लिए, इसीलिए कि हमारी पीढ़ी पढ़े लिखे आगे बढ़े। फौजियों का बहुत सारा योगदान रहा है जाट संस्थाओं के लिए। उनके नाम की मुझे लगता है कि जो जाट स्कूल था वो दीवारों पे उनके नाम भी लिखे हुए थे कि किस फौजी ने। कम से कम 1000 पत्थर लगे हुए थे, वो किशोरी कॉलेज में रखे हैं। जो आज किशोरी MKJK कॉलेज है, जो महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय, वहाँ जाट स्कूल होता था पहले, पुराना जाट स्कूल होता था। उस स्कूल की बाउंड्री के अंदर जो बरामदे हैं ना, उनमें पूरे के पूरे दोनों तीनों तरफ वो पत्थर लगे हुए थे 1 बाई 1 के, उन पर नाम लिखा होता दानी सजनों का। 1000 के करीब आज भी संभाल के वो एक रूम में रखे हैं, सभी के रखे हुए। वो संभाल के रखे हुए हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं उनको देखने गया था एक बार। मैं कहानी बताता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो हम खोजते रहते हैं इन चीज़ों को। तो वो जो पत्थर हैं वो एक स्टोर में रखे हुए हैं, उन पर कोई रख रखाव नहीं है, वो ख़राब हो रहे हैं। ये कहा गया कि एक वॉल ऑफ फेम करके एक दीवार बनाई जाएगी, उसमें चिणवाए जाएंगे ताकि सबको याद रखी जा सके। लेकिन वो पोस्टपोन होता रहा और मुझे लगता है कि शायद आज तक भी वो जो
हमारे महान लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनकी अब लापरवाही कहें इसको क्या कहें मुझे नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब जाट कॉलेज के आगे से हम छिकारा साहब गुजरते हैं तो 4 स्टैचू लगे हुए हैं। ये कौन लोग हैं और इनका क्या योगदान है? ये 4 स्टैचू सन 2012 से पहले 10 और 12 के बीच में 10,000 में जब धर्मवीर हुड्डा की मैनेजमेंट का टाइम समाप्त हुआ तो उस टाइम श्री आर.पी. हुड्डा, डॉक्टर आर.पी. हुड्डा वाइस चांसलर एमडीयू को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। उस टाइम हरियाणा सरकार की ओर से एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। मैं भी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर। तो उस टाइम जब आर.पी. हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर थे तब हमने ये 4 स्टैचू लगाए थे। 4 स्टैचू लगाने का कारण क्या था कि 4 जब हमारी संस्थाएं शुरू हुई, इन 4 लोगों का योगदान तो सारी कौम का था, लेकिन इनका बढ़ चढ़ के योगदान था। चौधरी छोटू राम जो इन संस्थाओं के लिए रात दिन मेहनत करके संस्थाएं शुरू कराई गई, वो छोटू राम लाहौर से हमने रिकॉर्ड मंगवाया, यहाँ देखा सोसाइटीज़ के ऑफिस में। चौधरी छोटू राम पहले सेक्रेटरी थे जाट स्कूल के, जाट स्कूल, क्योंकि उसमें जाट स्कूल ही था। जाट स्कूल जो सोसाइटी बनाई थी, स्कूल की बनाई थी। पहले सेक्रेटरी थे। चौधरी मातूराम प्रधान थे, प्रधान जाट स्कूल की कार्य जो कमेटी बनी। अच्छा, चौधरी छाजूराम, जब ये जाट स्कूल की बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई, जो इतिहास हमने लोगों से सुना है और देखा है, तो वो यहाँ से निकल रहे थे। वो बोले भाई क्या बोले, यहाँ जाट स्कूल बनाया जा रहा। वो अंदर गए, उन्होंने बोले भाई चंदे के लिए, उन्होंने गाड़ी में कट्टे रखे थे, पैसे चांदी के सिक्के होते थे, वो पैसे बोला भाई स्कूल में कुछ चंदे की जरूरत हो, तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी में रखे हैं, उतार कर दो उनको। उस टाइम जो सबसे ज्यादा चंदा जाट स्कूल में अगर किसी ने दिया था तो चौधरी छोटू राम ने दिया था। चौधरी छाजूराम लांबा अलगपुर भिवानी वालों ने यहाँ चांदी के कट्टे गाड़ी में से उसी टाइम उतार के दे गए थे। ये कह गए थे और चाहिए तो हमें बता देना, हम बेच देंगे। देखो चौधरी छाजूराम की जब बात आते हैं ना, दानी के मामले में उनको जो विजन था, वो बता रहे हैं कि चौधरी छाजूराम ने चौधरी छोटू राम की पढ़ाई को भी स्पॉन्सर किया था। बिल्कुल किया था, सेंट स्टीफन में, वो दिल्ली में उन्होंने किया था। और चौधरी छाजूराम जी का इन संस्थाओं में 100 साल तक कोई स्टेचू नहीं था। 100 साल हो गए थे, हमने 11 में लगाया है, ये पहली बार 12 में पहली बार लगाया। तो मतलब क्या समाज इतना भूल गया? हम गए हिसार देखने गए, वहाँ इनका बड़ी स्टेचू लगा हुआ था। मैं गया हिसार, हमने जयपुर बनवाए थे, हम जयपुर गए। और चौधरी बलदेव सिंह उस टाइम के हेडमास्टर थे, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी स्कूल चलाने की, पहले हेडमास्टर थे, इसलिए इन 4 का हमने स्टैचू लगाया था। चौधरी मातूराम, चौधरी छोटू राम, चौधरी छाजूराम और चौधरी बलदेव सिंह। तो चौधरी बलदेव सिंह हेडमास्टर थे जाट स्कूल के पहले हेडमास्टर। अच्छा, आपने बताया कि बच्चों को सुबह 4 बजे उठा करके 7 बजे तक पढ़ाते थे, यानी कि कड़ी मेहनत करते थे, हॉस्टल में रखते थे। इतनी मेहनत करते थे कि बच्चे को छोड़ के माँ बाप भूल जाते थे, कि वो ये सोचते थे कि मेरा बेटा है। अगर यहाँ जाट स्कूल में एडमिशन मिल गया तो समझो कि बेटा कामयाब होके ये निकलेगा। ये रेपुटेशन थी हमारे जाट स्कूल की, रेपुटेशन थी पूरे हरियाणा में। गेम्स में भी नंबर 1, मेरिट में भी नंबर 1, व्यवहार में भी नंबर 1। ऐसा तराश के निकालते थे उस टाइम यहाँ से बच्चों को। सुबह 5 बजे ग्राउंड पर बच्चे होते थे। आज इतने बड़े बड़े ग्राउंड में वहाँ आपको 100 बच्चे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। शहर के जो बिजनेसमैन है ना, जो दुकानदार है, वो क्रिकेट खेलने आते हैं सिर्फ संडे को। इन ग्राउंडों में बच्चों का आना ही। मारे वाले जो मतलब जाट वाली बात करें, वो तो डीजे गा के नाचते हैं आजकल, वो नशा भी चल रहा है, नशा भी करते हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आज समाज भटक गया है। दिखावे के लिए जिमों में जाते हैं, इतने बड़े बड़े प्ले ग्राउंड हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के हॉर्न बजाते हुए, बिना किसी की केयर करते हुए, बड़ी मतलब ये मानिए यंग तो भ्रमित हो, मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, यंग भ्रमित हो चुके हैं। वो उनको दिशा देने वाला आपको बचा नहीं है। आजकल तो पता नहीं क्या है कि अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है जी, बिजनेस करना चाहता है उसको बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कोई सरकार की भी कोई ऐसी कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही जिसमें जो आज का पढ़ा लिखा जो यंग विद्यार्थी है वो अपने भविष्य को तलाशने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढ के विदेशों में जा रहे हैं। सरकार की भी बात पे आएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जाट स्कूल, जाट इंस्टीट्यूट, ये जाट कॉलेज कब बना? इसकी किसकी सोच थी? कौन इसके पहले प्रिंसिपल थे?
पहले प्रिंसिपल तो तो अब नहीं जी, बना। तो कब कब बना है जाट ये कॉलेज? 45 में बना, 1905, देश आज़ाद होने से जस्ट पहले बना। पहले बन गया। अच्छा, तो मैंने सुना है कि इसकी जो साइंस फैकल्टी थी उसके दूर दूर तक चर्चे थे कि यहाँ जो साइंस में एडमिशन ले लेगा बहुत ही तगड़ी फैकल्टी होती थी। जाट कॉलेज में पूरे हरियाणा के पूरे देश में नाम था। साइंस में जाट कॉलेज का बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर थे, यूपी के भी थे, गर्ग साहब भी थे, बंसल साहब भी थे, और जेपी सर थे। बहुत सारे टीचर बाहर के थे, यहाँ लोकल टीचर बहुत कम थे। और उनका बड़ा मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा था कि हमने बच्चों को शिक्षा देना है और इनको आगे बढ़ाना है। पहले लोगों का भाव ऐसा था, अब तो सिर्फ नौकरी करने जाते हैं। आजकल के जो विद्यार्थी हैं, चाहे लेक्चरर हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर हैं, चाहे विश्वविद्यालय के टीचर हैं, वो सिर्फ पूरे 5 घंटे 5.5 घंटे पूरे करने आते हैं, अपना क्लास ले लिया। उनको ये नहीं है कि बच्चों के भविष्य के लिए हम रात को भी पूछें, सुबह भी पूछें। वो टीचर होते थे ना, वो रात को, मेरे पिताजी लाइब्रेरियन थे यहाँ, वो एग्ज़ाम्स के टाइम में 8 बजे कोई सैलरी नहीं लेते थे अलग से, 8 बजे आके लाइब्रेरी खोलते थे, अलग से रात को 11:30 बजे तक खोलते थे। जाट कॉलेज की लाइब्रेरी मेरे पिताजी रात को 8 बजे विदाउट किसी ये कब की बात कर रहे हैं आप? कौन सा सन रहा होगा? वो सन 70 से लेकर 97 तक थे वो, जो मैंने देखा। वो पहले तो मैं छोटा था, 67 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मैंने अपने सामने देखा है मेरे पिताजी रात को 8 बजे, किसी भी अलग से सैलरी नहीं लेते थे। वो बच्चों के लिए रात को 8 बजे लाइब्रेरी खोलते थे, पूरी संस्थाओं में आज भी जाके पूछो आप। और 11:30 बजे रात को आते थे बच्चे। तो बच्चे पढ़ते थे? बट रात को आगे पढ़ा करते हॉस्टल वाले बच्चे वहाँ, जाट कॉलेज की लाइब्रेरी। देखो, आज किसी को बताओगे कि जाट कॉलेज के बच्चे इतनी मेहनत किया करते थे, उस समय के करते होंगे, लेकिन आज वाले तो नहीं करते। आज वाले नहीं करते। आज तो घर घर में लाइब्रेरी खुली हुई। नहीं, अच्छी बात है, जब नहीं थी अब तो फर्क आ गया। बिल्कुल आ गया। अच्छा छिकारा साहब, आपकी याद में जब आपने जाट संस्थाओं को देखा तो उस समय क्या आसपास प्रोग्रेस क्या होती थी, कितना डेवलपमेंट? में हमने देखा, जब हम छोटे से थे, मैं जाट स्कूल में मैंने पढ़ा हूँ, मैं जाट कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। जाट स्कूल में जब हम जाते थे, देव कॉलोनी में हमारा घर था, कोई बाउंड्री नहीं थी, ना कोई यूनिवर्सिटी की बाउंड्री थी, ना कोई पीजीआई की बाउंड्री थी, ना कोई जाट संस्थाओं की बाउंड्री थी। जाट स्कूल की बिल्डिंग थी, जहाँ अब किशोरी कॉलेज है, यहाँ जाट स्कूल का हॉस्टल था, यहाँ सीआर पॉलिटेक्निक था, और ये जो सामने अब सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ हमारा एक हॉस्पिटल होता था। संस्थाओं का हॉस्पिटल था, एक डॉक्टर बैठता था, कंपाउंडर था, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो वहाँ क्लिनिक टाइप। और बीचों बीच अपने देव कॉलोनी में आ जाया करते, कुछ नहीं था, दूर दूर तक ग्राउंड थे ये, इतने क्लीन ग्राउंड थे। आज आप जाकर देखोगे ना जाट संस्था में 4-4 फुट घास खड़ा रहता है उन ग्राउंडों में, इतने क्लीन रहते थे, क्योंकि बच्चे खेलते थे। सुबह फुटबॉल वाला ग्राउंड भी क्लियर था, हॉकी वाला ग्राउंड भी क्लियर था। और जो अब 10 साल 12 से 15 तक मैनेजमेंट रही, मैं उसकी कार्यकारिणी में था। 15 से 24 जुलाई 24 में जाके दूसरी 9.5 साल के बाद चुनाव हुए हैं। 9.5 साल में संस्थाओं का बहुत बहुत विकास रुका हुआ था। लेकिन जिम्मेदार भी तो समाज ही है। समाज जिम्मेवार नहीं है, गवर्नमेंट ने चुनाव नहीं कराया। नहीं, गवर्नमेंट ने चुनाव इसलिए नहीं करवाया क्योंकि फूट थी आपस में फूट तो सोल हो सकती थी। तो ऐसा कैसे हो जाए छिकारा साहब कि समाज में फूट सोल हो जाए? सरकार की क्या हिम्मत कि वो इतने तगड़े समाज के आगे, चौधरी छोटू राम, चौधरी छाजू राम, चौधरी मातू राम, इन लोगों के जो इतिहास रहा हो, उनके जो वंशज रहे हो, उनके आगे सरकार की क्या बिसात कि वो ना करे? फूट तो आज भी है। फूट देखो आप, हमारा चुनाव ये अब जो कार्यकारिणी, ये चुनाव होने कब से शुरू हुए? क्योंकि चुनाव मुझे लगता है कि गड़बड़ी चुनाव होने के बाद ही चुनाव हुए थे, ये 80 के आसपास शुरू हुए थे। तो ये कब तक आप ये मानते हैं कि बहुत ही बढ़िया संस्थान चलता रहा, शिक्षा के मामले में अलग जगाता रहा? तो ये कब तक आपको लगता है उसके बाद धीरे धीरे मामला गड़बड़ाता गया? 90 तक ठीक चलता। अच्छा, 90 तक ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा। अच्छा, भाई भतीजावाद का भी आरोप लगता है कि जो प्रधान आया, जो बने लोग, उन्होंने मन मर्जी से अपने लोगों को सेट किया। कुछ काबिल लोग भी आए और कुछ नाकाबिल लोग भी आए, क्योंकि आज भी अच्छे टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, हम सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन नाकाबिल लोग जो ना काम करते हैं, ना करने देते हैं। देखो, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे लोग गवर्नमेंट कॉलेजों में भी पाए जाते हैं, हर ऑफिसों में पाए जाते हैं।
2-4-10% की नहीं कहते। नाकाबिल लोग देखो, हम कहेंगे नाकाबिल लोग कैसे लगाए जाएंगे, काबिल तो होते हैं। भाई भतीजावाद की बात जहाँ तक है ना, वो 2-4-5% इस तरह का फ़र्क हो जाता है। जो हमारी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें 7 आदमियों की कमेटी होती है टीचर्स के लिए। 3 जो प्रोफेसर हैं वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से आते हैं, वीसी नॉमिनी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट। 2 हायर एजुकेशन, डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन के नॉमिनी होते हैं। उनमें एक प्रिंसिपल होता है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का, और एक उसी कॉलेज का उसी सब्जेक्ट का टीचर होता है। और उन 7 में एक प्रेसिडेंट और एक प्रिंसिपल, 2 हमारे इंस्टीट्यूशन के होते हैं। जो 7 आदमियों की कमेटी है उसमें इतना तो नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही निकट्टू को लगा देंगे। क्राइटेरिया को पूरा करता होगा। 19-20 का फर्क तो मानते हैं होता रहा है। देखो हमने तो ये सुना है कि प्रधान जिसको चाहता था वो स्लिप भेजता था, उसका सिलेक्शन हो जाता था। हमें नहीं पता, हम किसी प्रधान का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसे आरोप तो सरकार की लिस्टें आती हैं, उनमें भी लगते रहते हैं। अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उन पर ब्लेम लगा दिए, अब जो बीजेपी की सरकार है इन पे भी लगा देते हैं। कुछ लोगों ने तो कुछ कहना होता है। देखो सर, जब मार्केट में आप सिंपल बात किसी से पूछिए जो रोहतक में पढ़ता है कि कहाँ एडमिशन लेना चाहता है, तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जाट कॉलेज नहीं होता। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो स्टूडेंट को, पेरेंट्स को लगता है कि जाट कॉलेज में पढ़ाई उतनी बढ़िया नहीं होती जितनी हुआ करती थी। ये तो फर्क आ गया है। देखो हमारे जाट कॉलेज में पिछले 15-20 साल से लगातार आप उठा के देखो 10,000 के करीब एडमिशन होते हैं। 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे वेटिंग में रह जाते हैं, एडमिशन नहीं हो पाता। ये बात तो हम कैसे मान लें कि ये तो होता है। क्लास लगती हैं, क्लास लगती है, बच्चे अटेंड करते हैं, बच्चे अटेंड करते हैं, परसेंटेज कम है, 60% करते होंगे, 100 नहीं कर पाते। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते। हमारे यहाँ तो एडमिशन लेने वालों की लाइन लगी रहती है। सर सही बात है, लेकिन जो मेरिट वाले बच्चे हैं क्या वो एडमिशन लेना चाहते हैं? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने देखा कि जो ग्रामीण इलाका है चिकारा साहब, उनको शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये जाट एजुकेशन सोसाइटी ने वो काम बखूबी निभाया है, अलग जगाई है, सारी बातें सही हैं। लेकिन जो क्रीम बच्चे हैं या तो वो दिल्ली जाना पसंद करते हैं, या फिर चंडीगढ़ जाते हैं, या फिर यहाँ जो बच्चे हैं वो MDU जाते हैं, फिर जाट कॉलेज का नंबर भी आता है। देखो यहाँ जो रोहतक का है, रोहतक में फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं लोग नेकीराम कॉलेज के जी। उसके 2 कारण हैं। यहाँ की और वहाँ की फीस में काफ़ी डिफरेंस है। अगर किसी ने हमारे कॉलेज से MSc करनी है जाट कॉलेज से, तो हमारे यहाँ फीस लगेगी MSc की 1 ईयर की 59,000। अगर वही बच्चा नेकीराम में जाता है तो वहाँ लगेगी 12,000। तो 47,000 का फ़र्क होगा। तो वो नेकीराम में जाएगा या जाट कॉलेज? हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, सैलरी उन्हीं फीस में से देनी है और उन्होंने गवर्नमेंट से देनी है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। एक बहुत लॉजिकली पॉइंट आपने उठाया। एक तो पॉइंट ये, लेकिन यहाँ टीचर्स भी पूरे नहीं है। टीचर्स पूरे ना होने का कारण क्या है कि 9 साल तो मैनेजमेंट नहीं थी। हमारे यहाँ जाट कॉलेज में 76 सैंक्शन पोस्ट है लेक्चरर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन अब 42 के आसपास वैकेंट है। 9 साल तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, रिटायरमेंट होती चली गई। और अब पिछले 1 साल से हरियाणा में पूरे हरियाणा के एडेड कॉलेजों पे अपॉइंटमेंट्स पे बैन लगा रखा है गवर्नमेंट ने। दूसरा, हमारे यहाँ कम से कम आज भी जाट कॉलेज में 70 के आसपास गेस्ट टीचर लगा रखे हैं, जिनकी पर मंथ 25,000 कॉलेज को अपने पास से देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट से कोई पैसा गेस्ट फैकल्टी के लिए नहीं आता। और जो हमारी फीस जमा होती है एडेड कॉलेज में डिग्री क्लासेज की, वो गवर्नमेंट में चली जाती है। तो हम पैसे कहाँ से, कैसे, कब तक पूरे करेंगे? गवर्नमेंट कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के 57,000 पर टीचर गवर्नमेंट से आते हैं। हमारे गेस्ट लेक्चरर के 25 रुपये भी गवर्नमेंट से नहीं आते, सारी संस्था को पे करना पड़ता है। अब एडेड पोस्ट जो हमारी वैकेंट हैं उनको भरने की परमिशन नहीं है, गेस्ट में हम लगाते हैं, उनके गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। तो कहीं ना कहीं संस्थाएं सफ़र तो करेंगी। छिकरा साहब, एक समय जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, एक बात चली थी कि जाट शिक्षण संस्थाओं को क्यों ना यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। बिल्कुल चली। तो वो क्या मामला था और कहाँ जाके अटक गया वो जाट शिक्षण संस्थाओं को विश्वविद्यालय बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, उनमें से मैं भी एक था।
जाट स्कूल में जब आरपी हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर थे, हमने जाट स्कूल की एलुमनी एसोसिएशन बनाई, जाट स्कूल में मीटिंग रखी, आजीवन सदस्यों को बुलाया, कई हजार आदमियों के हमने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रेजोल्यूशन किया और उनके सिग्नेचर करा के सरकार के पास भेजे। उसमें फिर क्या कारण रहा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये जो मैनेजमेंट या कोई जनरल बॉडी मीटिंग बुला के ऐसे नहीं कर सकते, हम जनरल हाउस में मीटिंग बुलाओ और सरकार के लिए रेजोल्यूशन करके दो। वो उस समय रेजोल्यूशन जनरल हाउस में तो नहीं हो पाया, लेकिन जनरल जो मीटिंग बुलाई थी हमने उसमें तो 3-4-5 हज़ार तक के हुए होंगे साइन, लेकिन उसमें वो उन्होंने कंडीशन 25 या 30% लोगों की होती है, वो पूरी नहीं हो पाई, तो सरकार ने उस तरफ फिर ध्यान नहीं दिया। और कोई कंडीशन तो हुड्डा साहब की तरफ से नहीं लगाई गई थी? कुछ ऐसी बातें सुनने को आती हैं कि उनके फादर को या उनके चौधरी माथुराम जी को एक पूरी प्रायोरिटी दी जाए, ऐसा भी सुनने में आता है। ऐसा तो लोग अपनी मर्जी से कोई भी किसी पे ब्लेम लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में इन संस्थाओं को 20-25 करोड़ रुपए का कम से कम योगदान दिलवाया। अभी हुड्डा साहब आए थे कुछ दिन पहले ही, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आए थे, तो हुड्डा साहब कितने पैसे दे के गए? अब हुड्डा साहब ने पैसे नहीं दिए हैं, उन्होंने योगदान के लिए हाँ की है, लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करके गए? कुछ अनाउंसमेंट नहीं करके गए। मैं बताता हूँ, जब वो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, मैं कार्यकारिणी में था और हमने महारानी किशोरी में साइंस ब्लॉक बनाना था, वहाँ नहीं थी बिल्डिंग, तो हम उनके पास गए, अगर जी हमने साइंस ब्लॉक बनाना है। उन्होंने बोला मैप बनाओ और हमारे पास भेज दो। हमने मैप बना कर उनको दिया, उन्होंने बिल्डिंग बनवा दी। डीएलएफ ने हमारी 6-7 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना के दी। माथुराम में हरियाणा सरकार से 5 करोड़ रुपए दिए। सीआर पॉलिटेक्निक में उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाया, 3 करोड़ रुपए दिए। मतलब 20-25 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने कार्यकाल में संस्थाओं में काम कराया। अब भी तो दे सकते हैं। अब मैं उस दिन वहाँ पे नहीं था। अच्छा चलो, हुड्डा साहब तो चलो विपक्ष में है, एक विधायक हैं, अब तो उनके पास कोई और पोस्ट भी नहीं है। नायाब सैनी जो मुख्यमंत्री, वो क्या दे के गई? नायाब सैनी मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने डिमांड रखी थी करीब शायद कितने 10 करोड़ की या 10 नहीं, उन्होंने रखी थी। एक जाट कॉलेज की बिल्डिंग है, 10 करोड़ की रखी थी, किशोरी कॉलेज की, कोई मैचिंग ग्रांट का मामला था। एक जाट कॉलेज में आउट ब्लॉक बनाना है, उसकी बिल्डिंग की डिमांड रखी थी। लेकिन नायब सैनी जी ये कह के गए थे कि जो मैचिंग ग्रांट का जो शेयर है, जो किशोरी कॉलेज के लिए है, जैसे 25% शेयर देना होगा वो अपना जमा करा दो और गवर्नमेंट से जो होगा हम करेंगे। और 31 लाख रुपए वो उसी टाइम अनाउंस करके चले गए थे। मात्र 31 लाख? मात्र 31 इतनी बड़ी संस्थाओं का के लिए सिर्फ मात्र 31 लाख। और 21 लाख एजुकेशन मिनिस्टर थे डांडा साहब, वो दे के गए। तो ऐसा क्यों है कि सैलरी देने की लाले पड़ जाते हैं? जाट सैलरी देने के लाले इसलिए पड़ जाते हैं कि जैसे सीआर पॉलिटेक्निक है, सीआर पॉलिटेक्निक में कम से कम 100-125 आदमियों का स्टाफ है और एक महीने की 5% लगभग 15 लाख 12 लाख के आसपास बनते हैं। तो 5% ग्रांट का हिस्सा हम पहले अकाउंट में जमा कराएंगे तो 95% गवर्नमेंट देगी। तो क्या संस्थाओं के पास 5% भी नहीं है जमा कराने? 5% 10 साल से कोई सोर्स तो थे नहीं, गवर्नमेंट ने कोई योगदान नहीं दिया। इतना प्राइम लैंड है, सारी चीजें हैं, तो कुछ प्राइम भी किया जा लैंड सकता है। कॉमर्शियल यूज तो नहीं कर रहे ना संस्थाओं वाले। नहीं कोई तो, लेकिन कोई आगे तो है, कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट तो करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा। आने वाले समय में अब दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। किशोरी कॉलेज में भी समस्या आती है क्योंकि लड़कियों की फीस तो बहुत कम होती है और 5% आजकल टीचरों की तनख्वाह 3 लाख से कम किसी की नहीं है। 3 लाख का एक ही टीचर का 3 लाख का 5% 15,000 हो गया। तो 5% शेयर पहले तो थोड़ा होता था, अब संख्या ज़्यादा हो गई। 5% देने के लिए आज संस्थाओं में अगर कोई ठीक ठाक से 10 इंस्टीट्यूशंस में अगर फाइनेंशियल किसी की हालत ठीक है तो सिर्फ AI जाट HM कॉलेज और CR इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, बाकी हालत खस्ता हालत है। अच्छा, एक ये वोट क्यों नहीं बनाई जा रही? नई वोट बनाने नहीं दे रहे हैं? अगर अब जो युवा हैं वो जाट संस्थाओं के साथ कैसे अपने आप को कनेक्ट करें, कैसे अपने आप को जुड़ाव महसूस करें? नई उनको जब सम्मिलित ही नहीं किया जा रहा। देखो ऐसा है कि सन 2000 में 79,000 वोट नहीं बनी थी, 2000 से 2005 तक। फिर वो चैलेंज हो गई, उनमें से 79,000 वोट काट दी गई, 15,500 वोट रहेगी, जिनमें से अब भी कम से कम 3-3,500 ऐसी हैं जो लाइव नहीं हैं।
15.5 में से भी, और जो 12 से 15 हमारी मैनेजमेंट रही थी। हमने उस टाइम इसको इंक्रीज करके 1100 से 11,000 रुपये लाइफ मेंबरशिप कर दी थी, लेकिन उस टाइम भी एक भी लाइफ मेंबर नहीं बढ़ाया गया, प्रधान जी ने नहीं आप तो लाइफ टाइम मेंबर हैं। हाँ, मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ। तो हमारे जैसे जो युवा हैं, हम अगर बनना चाहें तो अब मैनेजमेंट आई है, तो गुलाब सिंह दिमाना प्रधान हैं, और वो इसके बारे में सोचेंगे और करेंगे। उनसे मेरी बात हुई है, वो पॉजिटिव हैं और संस्थाओं के लिए लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग इसको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं? ना 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 ना, ऐसा मुट्ठी में 15,000 लोग हैं, कोई 150 हो तो मुट्ठी में रख लो, और हर गांव का अलग अलग योगदान। लेकिन समाज तो बहुत बड़ा हो गया है, व्यापक हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। आपकी जायज़ मांग है, और लाइफ मेंबरशिप से तो संस्थाओं को फायदा ही है, पैसे भी आएंगी और लेकिन मार्गदर्शन भी होगा। लेकिन चौधर का तो लिक्विडेशन हो गया ना। ना, वो तो गुलाब सिंह दिमाना ऐसे आदमी नहीं है, अब प्रधान जो बने हैं। ये प्रधानी का इलेक्शन भी बताते हैं बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं जब जाके प्रधान बनते हैं, ये भी एक देखो आरोप तो है। आरोप ही है। देखो, मैंने भी चुनाव लड़ा है, और आपने कितने चुनाव लड़े? मैंने तो 3 चुनाव लड़े हैं प्रधानी के। हाँ, पहले प्रधानी का चुनाव नहीं होता है, हाँ। पहले कॉलेजियम का मेंबर का चुनाव अच्छा। होता है। अब की बार मैंने चुनाव लड़ा था, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था। मेरा तो सिर्फ तेल, जहाँ तक पेट्रोल डलवा उनके घर चले गए। तो चिकारा साहब, आप जैसे बंदे हैं कितने? पैसे खर्च मेरे तो हुए नहीं। मैं 9 साल जाट स्कूल एलुमनी एसोसिएशन का प्रधान रहा। मैंने 20 लाख रुपए के 18 लाख रुपए के जाट स्कूल में एलुमनाई में अपने लोगों से पैसे इकट्ठे करके, भाई इनके जंगले खराब हो गए, इनका फर्श खराब हो गया, इनके बाथरूम खराब है, इनके लॉन खराब हैं, मैंने अपने एलुमनाई से रिक्वेस्ट करके अकाउंट में पैसे डलवाए। जाट स्कूल के टीचरों की कमेटी बनाई, एलुमनी के मेंबरों को उसमें मेंबर लिया, और मैंने 18 लाख रुपए का अपने कार्यकाल में जाट स्कूल की सारी बिल्डिंग चमका रखी। एक भी पैसा मैनेजमेंट से नहीं लिया, एक भी गवर्नमेंट से नहीं लिया, एक भी स्कूल के अकाउंट से नहीं लिया। जी अच्छा चिकारा साहब, आज अगर स्वर्ग से चौधरी छोटू राम, चौधरी छाजू राम, चौधरी बलदेव सिंह, चौधरी मातोराम देख रहे होंगे कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम इतनी धरोहर सौंप के गए थे, और उनका मन दुखी होगा या सुखी होगा सब देखते हुए? देखो, आज के हालात को देखते हुए तो दुखी तो इसलिए होगा कि जो उनका विजन था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और कुछ पर्सन इसमें भी होंगे कि हजारों बच्चे शिक्षित तो अब भी हो ही रहे हैं। जो उन्होंने पौधा लगाया था वो डगमगा तो रहा है, लेकिन चल तो रहा है। लेकिन जो उड़ सकता था वो उड़ सकता था, बिल्कुल उड़ सकता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल की जाट संस्थान हो सकता था। हमारी कौम के, हमारे एरिए के, हमारे जो इन संस्थाओं से आगे बढ़े हैं, ऊपर तक चले गए हैं, उन लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर इस तरफ ध्यान देते तो आज हमारा नाम भी बुलंदियों पर होता है जाट संस्थाओं। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो आज तक इन संस्थाओं से जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, और वो सीधे फ़ायदा उठा के निकल गए, दोबारा फिर मुड़ के नहीं देखा, उन लोगों का है कसूरवार। तो समाज का प्रेशर भी उन लोगों पे कम रहा, उन लोगों को कम रहा। आज टाइम चेंज हो गया, स्वार्थी लोग, उनको गलत काम करके चुपचाप निकलने दिया। निकल के सभी जगह से निकल जाते हैं। लेकिन ये जो राजनीति ने भी खराब किया है, राजनीति ने बहुत खराब किया है। राजनीति ने इन संस्थाओं का बहुत विनाश किया है। जाटों की वोट सबको चाहिए पर भला नहीं करना। वो देखो, ये अपने पीछे लगा के रखना, नौकरी का लॉलीपॉप देते। जिस टाइम मैं पैदा हुआ था, जब से जाट संस्थाओं में हूँ, मेरे पिताजी यहाँ लाइब्रेरियन थे, मैंने ये देखा है जब जाट संस्थाओं का चुनाव होता है, जब इसमें हमारे कौम के लोगों की लाइन लग जाती है, कैंडिडेट्स की कमी नहीं, समझाने वाले की कमी नहीं, उठाने वाले की कमी नहीं, लेकिन 10 साल तक यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहा। इन संस्थाओं की वो दुर्दशा रही, किसी ने इस तरफ नज़र उठा के इस संस्था के लिए काम करने की कोशिश नहीं की, इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, इन संस्थाओं के जो विपत्तियाँ थी उनको उठाने की किसी में हिम्मत नहीं रही। जब चुनाव होता है, जब तो दुनिया निकल के आ जाती है, जब चुनाव नहीं होता ना, यहाँ देखने तक नहीं आते लोग। हमने देखा 10-10 साल तक नहीं आए देखने, और हम उस दौरान भी यहाँ संस्थाओं में रोजाना गए, स्कूल में गए, कॉलेजों में गए, जो हम कर सकते थे, आवाज़ उठा सकते थे, हमने आवाज़ भी उठाई, चुनाव के लिए भी उठाई, संस्थाओं के लिए भी उठाई। गलत आदमी जो इसमें लगाए गए थे, मैं पहला आदमी था जब वो ख्यालिया प्रिंसिपल लगाया, मैंने विरोध किया था। अगर बैकडोर एंट्री है, किसी को पता तक नहीं लगने दिया किस अखबार में न्यूज़ आई थी, कब एप्लीकेशन ली गई थी, मैंने विरोध किया था। भाई बैठे हैं, इन्होंने अखबार में मेरी खबर छापी थी सबने। होते रहे संस्थाओं में ऐसे काम भी होते रहे, इसलिए संस्थाएं पीछे चली गई। जी चिकारा साहब, एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।
एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में हर बार डेवलप तो बेशक ना हो, लेकिन गुप्त चुप तरीके से जो पहली बार ये जाट कॉलेज में प्रिंसिपल लगाया, ये पहली बार हुआ था। गलत काम तो पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने नहीं किया। हाँ नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जो ड्रीम था वो तो पूरा नहीं हुआ ना, आसपास भी उसके नज़दीक नहीं है। नहीं हुआ। आज देखो ना, कितने दुख की बात है, हमारे 10 इंस्टीट्यूशन हैं, एक में भी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। 10 के 10 इंस्टीट्यूशंस में ऑफिसेटिंग प्रिंसिपल हैं, किसी में भी रेगुलर प्रिंसिपल पूरी संस्था में नहीं है हमारे पास आज। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस संस्थाओं का। जी, तो छिकारा साहब, सवाल बहुत हैं और आपने बहुत सारे सवालों का बड़ा बखूबी से जवाब दिया। आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आप स्टूडियो आए, आपने चीज़ों की बढ़िया से व्याख्या दी, जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।